Good morning, students. Today we will study a new chapter, that is respiration in organisms. Before explaining respiration, first we will know what is breathing, because breathing is a part of respiration. So first we must know what is breathing so that we can easily understand respiration. Fine. So let us see what is breathing. Breathing is the process by which air rich in oxygen is taken inside the body of an organism and air rich in carbon dioxide is expelled from the body. ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल्ड आउट करते हैं या गिव आउट करते हैं. तो ब्रीदिंग में ना दो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है. एक प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन और दूसरे प्रोसेस को कहते हैं हम एक्सहेलेशन. वी विल सी अबाउट इट ऑल्सो. सो सी द फर्स्ट इनहेलेशन, द taking in of air rich in oxygen into the body during breathing is called inhalation. जब हम ब्रीथ इन करते हैं, जब एयर को इनहेल करते हैं, तब हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं. एंड देन द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग ब्रीदिंग इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जब गिव आउट करते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन कहते हैं. फाइन. इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन इज इक्वल टू 1 ब्रीथ. जब हम लोग एक बार इनहेल करेंगे और फिर एक बार एक्सहेल करेंगे, तब हम उसको 1 ब्रीथ कहेंगे. तब हमने एक बार ब्रीदिंग किया. ब्रीदिंग यह नहीं कि सिर्फ इनहेलेशन कर लिया तो वो ब्रीदिंग हो जाएगा, या एक्सहेलेशन कर लेंगे तो ब्रीदिंग हो जाएगा. दोनों को मिलाकर हम कहते हैं 1 ब्रीथ. जब हम एक बार इनहेल किया, हमने एक बार सांस ली, फिर एक बार सांस छोड़ी, तब हमने क्या किया, एक ब्रीथ किया. फाइन. ठीक है. सो 1 ब्रीथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन. तो अब ये देख लेते हैं, जो ब्रीदिंग रेट है हम एडल्ट में वो कितना होता है, 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट. एक मिनट में हम लोग कितनी बार ब्रीथ करते हैं, 15 से 18 टाइम्स. आई हैव रिटन हियर, एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 इन अ मिनट. मतलब एक मिनट में 15 से 18 बार एवरेज हम इन एंड आउट करते हैं, मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं. ठीक है. देखो, जैसे अगर कोई फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, हम भाग दौड़ करते हैं, खेलते हैं, तो हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है ना, वो चेंज हो जाता है. 20 चला जाएगा, 25 चला जाएगा, यहाँ तक वो जा सकता है. ब्रीदिंग रेट हमारा चेंज हो जाता है. ये ब्रीदिंग रेट क्या है, जब हम रेस्ट में हैं, आराम कर रहे हैं, तब का ये ब्रीदिंग रेट है. लेकिन जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं, लाइक फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या कोई गेम खेल रहे हैं जिसमें हमारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है वो चेंज हो जाता है. ओके. अब देखो इधर, जब हम ब्रीद इन करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें होती हैं, यू विल नोटिस. आप लोग सब लोग नोटिस कीजिएगा अपने बॉडी के अंदर ये चीज़ें होती हैं. जैसे रिब केज सब लोग जानते हैं, है ना, जिसमें हमारा लंग्स और हार्ट प्रोटेक्टेड होता है. जो चेस्ट के पास वाला जो पोर्शन होता है, दैट इज़ रिब केज. ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द रिब केज एंड द डायफ्राम. ब्रीदिंग में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जब हम ब्रीद इन करते हैं, हम नोज से इनहेल करते हैं, तो वो एयर कहाँ जाती है, हमारी लंग्स में जाती है. तो लंग्स जो है वो हमारा कहाँ पे है, वो लंग्स हमारा रिब केज के से प्रोटेक्टेड है, मतलब रिब केज के अंदर है वो, है ना. तो जब हम ब्रीद इन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं ना, तो क्या होता है कि जो रिब केज है ना, उसमें मूवमेंट होती है. आई विल एक्सप्लेन यू कैसी मूवमेंट होती है. और एक मस्कुलर शीट होता है जो हमारे चेस्ट का फ्लोर का फॉर्मेशन करता है. मस्कुलर शीट होती है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं. ठीक है. तो ये इन दोनों में, डायफ्राम में और रिब केज में क्या होती है, मूवमेंट होती है जब हम ब्रीद इन करते हैं एंड ब्रीद आउट करते हैं. मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दोनों
टाइम में जो है वो हमारे रिब केज में और डायफ्राम में मूवमेंट होती है। वो कैसी मूवमेंट होती है, दैट वी विल सी। देखो जब हम ब्रीद इन करते हैं ना, तो जब हम ब्रीद इन करते हैं तो क्या होता है, आप ब्रीद इन करके भी देखिए, खुद से आपको पता चलेगा कि द रिब केज मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जो रिब केज है वो मूव्स कर जाता है अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जो आपका रिब केज है वो अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ और आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। तो जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारा रिब केज ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ मूव करता है। आप ब्रीद इन करिए, यू विल फील, आप महसूस करेंगे। दूसरा है डायफ्राम, ये हम देख नहीं सकते, लेकिन हाँ मैं आपको इसके पिक्चर दिखाऊंगी अभी। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड। जब हम ब्रीथ इन करते हैं ना, तो डायफ्राम क्या होता है, वो हमारा नीचे की तरफ चला जाता है, डाउनवर्ड चला जाता है और कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और डाउनवर्ड मूव करता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे लंग्स को ज़्यादा जगह मिल जाती है एयर फिल करने के लिए। लाइक देखो ऐसे है, मान लो मैं 1 मिनट दिखाती हूँ थोड़ा सा रफ डायग्राम बना करके, कि हमारा जो लंग्स है ना वो इस तरह से इसमें आ रहा है और ये ऐसे आ रहा है। ये हमारा लंग्स है। सपोज़ दैट यहाँ पे ये शीट मौजूद होती है। तो जब हम ब्रीद इन करते हैं ना, तो ये शीट क्या होता है, ये शीट नीचे चला जाता है। तो जब शीट नीचे जाएगा तो इसको ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। ये ज़्यादा बड़ा हो गया, ये यहाँ था अब यहाँ आ गया, ये शीट यहाँ आ गई, तो ये इसको स्पेस मिल गया मूव करने के लिए, ज़्यादा बड़ा हो गया। यही मैंने लिखा है कि द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। सी क्लास, देखो इधर, ये हमने ब्रीद इन किया, ये एयर आया, ये हमारा रिब केज है जो मैं आपको बता रही थी, दिस इज़ रिब केज। और यहाँ पे ये हमारा ये पिंक कलर का ये क्या हमारा लंग्स है ना। अब क्या हो रहा है, देखो यही मस्कुलर शीट है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, जो हमारे चेस्ट का फ्लोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब हम ब्रीद इन करते हैं ना, तो ये जो डायफ्राम है ना, ये क्या होता है, देखो मूव्स डाउनवर्ड, ये नीचे आ जाता है। जब ये नीचे आएगा, देखो खुद सोचो, ये नीचे आ गया तो लंग्स को ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। लंग्स में क्या है, एयर ही तो फिल होना है। तो अब जैसे बलून है, तो बलून में मान लो हम हवा भर रहे हैं और उसके नीचे कोई चीज़ रख देंगे तो बलून कब फूलेगा, अगर उसको हटा देंगे तो वो बलून को और ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी फूलने की। तो उसी तरह से हमारा लंग्स है, लंग्स में एयर फिल होना। अब यहाँ पे एक मस्कुलर शीट है। अब ये जैसे मस्कुलर, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ये मस्कुलर शीट कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। तो लंग्स में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एयर फिल हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चला जाएगा। तो ये दो काम हो गया कि हमारा जब हम ब्रीद इन करते हैं तो रिब केज जो है वो अपवर्ड ऊपर की तरफ और आउटवर्ड बाहर की तरफ आता है, और हमारा डायफ्राम डाउनवर्ड्स मूव करता है। बस इतना ही है, ये आपको याद रखना है कि रिब केज की मूवमेंट किधर होती है और डायफ्राम की मूवमेंट किधर होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे जब हम ब्रीद आउट करते हैं देन व्हाट हैपन। नाउ यू कैन सी, जब हम ब्रीद आउट करते हैं, देखो मैंने अब 2 फिगर आपको दोनों एक साथ दिखा रही हूँ कि जब हम ब्रीद आउट करते हैं, जब एयर बाहर आती है, तब क्या होता है कि डायफ्राम जो है ना ऊपर की तरफ, देखो ये ऊपर चला गया, यहाँ पे ये कहाँ था, डायफ्राम नीचे आ गया। अब देखो इसी डायफ्राम की पोजीशन देखो, यहाँ ये ऊपर की तरफ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऊपर जैसे गया तो लंग्स को क्या हो गया, लंग्स को पुश किया, तो लंग्स ने क्या करा, एयर को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो डायफ्राम की मूवमेंट क्या होती है, जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो डायफ्राम जो है अपवर्ड मूव कर जाता है, और रिब केज जो है आपका डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। डाउनवर्ड एंड इनवर्ड का मतलब क्या हुआ, इनवर्ड मीन्स अंदर की तरफ चला जाएगा और डाउन मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था अपवर्ड एंड आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ। ये रिब्स की मूवमेंट यू कैन फील व्हेन यू विल ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आप जब ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हो यू कैन फील द मूवमेंट ईजली, सब कोई फील कर सकता है ये मूवमेंट। बस आपको डायफ्राम की मूवमेंट देखनी है कि डायफ्राम जो है, देखो ये इसकी, मैं ये दोनों को कंपेयर करके मैं बार बार दिखा रही हूँ कि ये डायफ्राम यहाँ देखो यहाँ पे है इसकी पोजीशन। जब हम ब्रीद इन करते हैं ये नीचे आ गया है, ठीक है। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो डायफ्राम की पोजीशन देखो ये आ गया, डायफ्राम ये है, ये वाला डायफ्राम है, तो ये डायफ्राम यहाँ आ गया।
तो जब ये ऊपर आएगा ना तो लंग्स को पुश करेगा तो एयर बाहर आ जाएगी। तो ये इन्हेलेशन में होगा, ये एक्सहेलेशन में होगा। मैं एक बार इसको और इससे भी बता देती हूँ आपको कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो क्या होता है। जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो द डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिबकेज, मैंने बताया अभी कि जो रिबकेज है वो डाउनवर्ड जाता है और इनवर्ड अंदर की तरफ चला जाता है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा। जब डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा तो ये लंग्स को पुश करेगा, जब लंग्स को पुश करेगा तो जो एयर है वो बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों की वजह से क्या फ़ायदा हो रहा है। ड्यू टू दिस द चेस्ट कैविटी बिकम्स स्मॉलर एंड एयर इज़ पुश्ड आउट फ्रॉम द लंग्स। इससे क्या हुआ कि जो चेस्ट कैविटी थी वो स्मॉलर हो गई, जिससे एयर जो था वो लंग्स से बाहर आ गया। अब यहाँ पे मुझे एक और चीज़ बतानी है। देखो, जो इनहेल्ड एयर है उसका कॉम्पोजिशन और एक्सहेल्ड एयर का कॉम्पोजिशन मुझे बताना है। इनहेल्ड एयर दैट वी टेक इन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, बिकॉज ये तीनों चीज़ें कहाँ मौजूद हैं, आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद है ना। तो ये हमने इनहेल किया, हमने 21% ऑक्सीजन लिया, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन आवर एयर, ये हमारे हवा में ये मौजूद है, एंड अ लिटिल वाटर वेपर। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो देखो, जब एक्सहेल करें तो ऑक्सीजन कितना एक्सहेल करें, 16.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 4.4%, अ लॉट ऑफ वाटर वेपर। तो इट मीन्स दैट कि जब हम एक्सहेल कर रहे हैं ना तो भी ऑक्सीजन एक्सहेल हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं और पूरा का पूरा यूज़ हो रहा है। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इस तरह से नहीं है। हम कहते हैं ना, वी ऑलवेज यूज टू से वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज we are taking 21% of oxygen and we are using it, and then we are exhaling lesser amount of oxygen, है ना। whereas in case of carbon dioxide we are taking in 0.04% of carbon dioxide, but we are giving out 4.4% of carbon dioxide. So we say we are taking in oxygen and giving out carbon dioxide. ठीक है, ऑक्सीजन भी हम एक्सहेल करते हैं लेकिन कम करते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग इट, हम इसको यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये हम ले रहे हैं और उसको हम दे रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि ब्रीदिंग हमने पढ़ लिया, देन वी विल स्टडी अबाउट रिस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है ना, एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन। ब्रीदिंग जो है वो रिस्पिरेशन का एक पार्ट है, इसलिए मैंने आपको पहले ब्रीदिंग बताया है। अब हम रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ, समझा दूँ रिस्पिरेशन, लाइक दैट कि सी दिस इज़ आवर सेल, सपोज दैट दिस इज़ आवर सेल, ये आपका न्यूक्लियस है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अब ये मान लीजिए आपका सेल है, राइट। अब जब हमने ब्रीद इन किया तो ब्रीद इन में हमने क्या लिया, यानी इन्हेलेशन किया। इन्हेलेशन हमने किया है और इन्हेलेशन के दौरान हमारे सेल में क्या आएगा, O2 आएगा, दैट इज़ ऑक्सीजन। हमारे सेल में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, जिसको हम O2 भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन आ गया हमारे सेल में। और आपने डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपको याद होगा कि जब फूड एब्जॉर्ब होता है तो फिर वो ब्लड के थ्रू, आफ्टर एब्जॉर्प्शन द फूड कम्स टू द सेल। जब ब्लड के थ्रू जो फूड है वो कहाँ जाता था, सेल में आ जाता है। डू यू रिमेंबर दैट? एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो हम फूड हम लोग खाते हैं ना, जब डाइजेशन होता है हमारा, डाइजेशन के बाद फूड क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में जो फूड है ना वो हमारा आ जाता है कहाँ, सेल में आ जाता है। और सेल में आने के बाद फिर वहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन यहाँ से आया, इन्हेलेशन के दौरान हमने ऑक्सीजन लिया और ये फूड हमारा जो है वो सेल में मौजूद है। तो ये ऑक्सीजन इस फूड के साथ कंबाइन हो जाता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, उधर ये ऑक्सीजन इस फूड के साथ जो हमारे सेल में मौजूद है, जो हम लोग खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद एब्सॉर्ब होता है हमारे ब्लड में और फिर वो फूड हमारे सेल में आके स्टोर हो जाता है। तो ये फूड हमारे सेल में मौजूद है। ये हमारा क्या है, सेल है, ये हमारा सेल है। तो ये फूड
सेल में मौजूद है। इन्हेलेशन के दौरान हमने ऑक्सीजन लिया और फिर ये ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ कंबाइन होगा और फिर एज अ रिजल्ट इट विल गिव अस एनर्जी। ये हमें क्या दे देगा? एनर्जी दे देगा। और साथ में हमें क्या दे देगा? कार्बन डाइऑक्साइड देगा, जो हम एक्सेल आउट करते हैं। क्योंकि देखो हमारे बॉडी में कोई फैक्ट्री तो नहीं है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रहा है? हमने यहाँ तो 0.04% लिया था और ये 4.4। इट मीन्स कि कुछ हमारे बॉडी में हो रहा है, जब भी तो ये 4.4 बन गया। तो ये कहाँ से रिलीज़ हो रहा है? ये यहाँ से रिलीज़ हो रहा है। तो ये एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में ये क्या दे देता है? वाटर। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इन्हेलेशन से आया, फूड हमारा एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे आ गया, दोनों यहाँ कंबाइन हो जाएंगे, या हम ये कहते हैं कि ये बर्न होते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ना ऑक्सीजन को हम कहते हैं कि ये फूड जो है ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? बर्न होता है, स्लोली कंबाइन होता है या कंबशन होता है फूड का। यहाँ पे एज अ रिज़ल्ट एनर्जी रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होता है और वाटर निकलता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पिरेशन। फाइन, this whole process is called respiration. Respiration is what? When food is burned with oxygen and releases energy, carbon dioxide and water. This process is called respiration. अब एक चीज़ बता दूँ कि देखो ये respiration कहाँ हो रहा है? सेल में हो रहा है। तो हम इसको कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन, इसलिए हम इसको सेलुलर रिस्पिरेशन भी बोलते हैं। सिंपल रिस्पिरेशन ना बोल के हम सेलुलर रिस्पिरेशन कहेंगे, बिकॉज इट इज़ टेकिंग इनसाइड आवर सेल। ये हमारे सेल में होता है, इसलिए हम इसको सेलुलर रिस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है टाइप्स ऑफ। मैं इसको पहले डिफ़ाइन कर देती हूँ आपको, रिस्पिरेशन को पहले डिफ़ाइन कर देती हूँ कि रिस्पिरेशन है क्या, देन आई विल एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। तो हम इसको इस तरीक़े से लिख सकते हैं कि रिस्पिरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग, क्या रिलीज़ हो रहा है? रिलीजिंग एनर्जी। एनर्जी रिलीज़ हो रही है, कैसे रिलीज़ हो रही है? फ्रॉम द breakdown of food को जो एक्सप्लेन किया, दैट आई हैव रिटन। रिस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? रिलीजिंग एनर्जी। इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। अब एनर्जी कैसे रिलीज़ होती है? तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड। यहाँ पे फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है, बर्न हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है। हम बहुत सारा वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बर्न वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक डाउन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन हो गया। अब थोड़ा सा एक और मैं चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपने अभी ब्रीदिंग देखा है और नाउ इट इज़ रिस्पिरेशन, तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग? डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन, अगर हम इनकी बात करें कि अगर ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में क्या फ़र्क है, व्हाट आर द डिफरेंस, तो बहुत सारे डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस हम देख लेते हैं। मैं एक साइड ब्रीदिंग लिख देती हूँ और एक साइड में मैं रिस्पिरेशन लिखती हूँ। सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि ब्रीदिंग जो है वो हमारे क्या कहते हैं, ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जबकि रिस्पिरेशन जो है एक केमिकल प्रोसेस है ना। तो ये क्या है? ब्रीदिंग क्या है? इट इज़ अ फिज़िकल प्रोसेस। ठीक है ना। इसमें हम सिर्फ सिंपल का फिज़िकली क्या कर रहे हैं?
ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट कर रहे हैं, ये ब्रीदिंग हो गया। लेकिन रिस्पिरेशन क्या है, एक केमिकल प्रोसेस, इसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, नई चीज़ बन रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो रिस्पिरेशन क्या है, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, ये हमारा केमिकल प्रोसेस है, राइट। अब हम दूसरा डिफरेंस देखेंगे कि ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में। अब ये देख लो, यहाँ से भी देख सकते हैं हम कि जो रिस्पिरेशन उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है ना, एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस देख सकते हैं कि ये जो होता है ना, ये इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल, ये सेल के बाहर होता है, जबकि ये आउटसाइड का उल्टा कर लो, इट टेक्स प्लेस inside the cell, inside the cell, ये सेल के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नो एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट्स आर इन्वॉल्व्ड। यहाँ पे कोई एंजाइम्स और कैटलिस्ट इन्वॉल्व नहीं है, जबकि यहाँ पे एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट आर इन्वॉल्व। देखो, ये जो एंजाइम्स और कैटलिस्ट मैंने वर्ड यूज़ किया है, बेसिकली ये एंजाइम्स और कैटलिस्ट जो होते हैं ना, एक तरह का सब्सटेंस होता है जो हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं ना, उनको क्या करता है, ये फास्ट कर देता है। ठीक है, इनका और कोई काम नहीं है, बस ये रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं। जो रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म होता है ना, उसको ये फास्ट करते हैं एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट। फाइन, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बस रिएक्शन के मैकेनिज़्म को ये फास्ट कर देते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में। देखो यहाँ लिखा है ना, केमिकल प्रोसेस मतलब क्या हुआ, केमिकल प्रोसेस का मतलब हुआ कि यहाँ पे फूड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फूड जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, फूड ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है केमिकल प्रोसेस। एक्चुअली वहाँ यहाँ पे क्या होता है, रिस्पिरेशन में ना केमिकल रिएक्शंस होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होता है। तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि ये सिंपल आपका फिज़िकल प्रोसेस है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन में। नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन in next class. Thank you.